बाबू ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है ये? इसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अरे भाई चले जा, अलग से चलोगे क्या? ये है बंगाल की खाड़ी। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना और याद कर लेना, खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी उस जलीय राशि को कहते हैं जो तीन ओर से स्थल से घिरी होती है, उससे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। क्योंकि ये बंगाल से घिरी हुई है तो इसको हम कहेंगे क्या? खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं बे ऑफ बंगाल। जो छोटी खाड़ियां होती हैं उसको बे कहा जाता है, बे, BAY, बे। और जो बड़ी खाड़ियां होती है उसे गल्फ कहा जाता है। गल्फ कंट्रीज है ना। अच्छा, और जो जगह तीन ओर से जल से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? जो जगह तीन ओर से जल से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। बहुत अच्छे बेटा, प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमने कल चर्चा की थी कि खंबात की खाड़ी कहाँ है। खंबात की खाड़ी किसे कहते हैं? ये आपकी खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी में एक स्थान है जिसको कहते हैं मुंबई हाई, जिससे भारत प्रतिदिन लगभग 2000 गैलन पेट्रोलियम निकालता है। इतना पेट्रोलियम निकाल लेता है जितना कि मैक्सिमम, देखिए भारत के पास खपत बहुत ज्यादा है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो खपत बहुत ज्यादा है। तो यहाँ का जितना भी मुंबई हाई का पेट्रोलियम निकलता है उससे भारत की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए हम अलग अलग गल्फ कंट्रीज से क्या मंगाते हैं? अच्छा, अब बात समझिए, पेट्रोलियम जो कंपनियां, जो देश जहां से पेट्रोल निकलता है या डीजल निकलता है, उन देशों का एक समूह है जिसको हम लोग कहते हैं ओपेक। आज आपका फर्स्ट डे है क्या? अच्छा, कल आप ही आई थी? नहीं, कल आप नहीं आई थी? जो कल आई थी वो आज नहीं आई है। अच्छा, ठीक है। तो उसको कहते हैं ओपेक। ओपेक, ओपेक का पूरा नाम क्या है? याद रखिएगा, वर्ड्स में इसका नाम छुपा है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या नाम है इसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया के। एक देश है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक देश है जिसकी राजधानी है वियना, वही इसका मुख्यालय है। और जितने भी पेट्रोल निकालने वाले देश हैं सबका एक समूह है ओपेक। तो मैंने आज आपके ग्रुप में एक क्वेश्चन डाला था कि कौन सा ऐसा देश है जो ओपेक के ग्रुप से निकल गया है, जो कि तेल निकालता तो है लेकिन अब वो उस ग्रुप में नहीं रहेगा, उस ग्रुप को उसने छोड़ दिया है। ठीक है, आप लोग ग्रुप में आंसर दीजिएगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं लेकिन आप लोग आंसर देने में कंजूसी करते हैं, जैसे लगता है कोई पैसा मांग रहा है आपसे। कल का सवाल आंसर सही। हाँ, कल का सवाल आंसर आपका सही करना। ठीक है, आगे चले। हमने इसके बारे में अच्छा, सीमा के बारे में बात करता हूँ। इसकी सीमा कितने किलोमीटर की है? 4096 किलोमीटर की सीमा है। अच्छा, ये बताइए, मैप में मत देखिएगा, ये बताइए कि मेघालय जो है कितने राज्यों से सीमा बनाता है? मेघालय 4। मेघालय की बात कर रहा हूं। 3। देखिए, मेघालय कितने राज्य से सीमा बनाता है? कहाँ 3 है? असम। बस असम, बस असम, वेस्ट बंगाल, बस असम बाबू। ये मेघालय है और ये बांग्लादेश है। असम कहां से? असम के सिवा और जुड़ा कौन? तो मैं आपको मैं पूछा किस राज्य से सीमा बनाता है? मैं पूछा किस राज्य से मेघालय सीमा बनाता है? निम्न में से एक ही उठा के देखो। एक क्वेश्चन और मैं दिया था कि पूछा था कि राजस्थान निम्न में से किससे सीमा नहीं बनाता है। एक ग्रुप में क्वेश्चन था कल का कि राजस्थान निम्न में से किससे सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन दिया था उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। मैप सामने है तो कोई बता देगा महाराष्ट्र, लेकिन मैप सामने ना हो तो दिमाग में मैप बनाने की जरूरत होती है। इसी को कहते हैं माइंड मैपिंग।
माइंड मैपिंग जब जो करने लगा ना, कि जिसके दिमाग में मैप बनने लगा, उसको फिर कोई स्थान ना पूछो, मैं पूछूंगा छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो आप कहोगे यार उसके लेफ्ट में तो एमपी होगा, उसके इधर उड़ीसा होना चाहिए, होगा, देखो मैं इधर टेस्ट किया था, फिर भी मैंने बताया ना, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। जब तक माइंड मैपिंग नहीं आएगी, अब किसी भी, अगर मैं कहूंगा नदियां निकल रही हैं और नदी किस राज्य से नहीं गुजरेगी, तो आप कैसे बताओगे? जैसे मैंने कह दिया कि महाराष्ट्र नदी निकली, तो महाराष्ट्र नदी निकली तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी जाएगी बहने, वो ढलान की तरफ बढ़ेगी। अगर महाराष्ट्र से निकली है तो इधर से ऐसे चली जाएगी। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर महाराष्ट्र से कोई नदी निकली तो किस किस राज्य में जाएगी? बात में समझ आ रही है? चलिए रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है? आप लोग इसको पढ़ के आइएगा, वरना नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए नुकसान हो जाएगी, पहले बता दे रहा हूँ। चलिए फटाफट लिखते रहिए। हमने कहां तक सन लिखवाया था राजेश? सन कहां तक लिखवा बाबू? सर 1900 स्टार्ट करना है। 1900 स्टार्ट करना है? 1903 1903 से स्टार्ट करना है। हाँ 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत आया। 1903 से स्टार्ट करना है ना? जी सर। 1903 बहुत अच्छा। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन तैयार है, ये कैंसिल हो गया और कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से नया टैब में 7 डाल लिखा है। मुझे फिर से पढ़ाना वो माइंड मैप लिखा है, देखिए यहाँ पे ये इसका कैसे चेंज होगा, इसका कलर वगैरह? हाँ मेनू पे जाइए। मेन्यू पे? हाँ अच्छा हाँ यहाँ थीम, फॉरगेट दैट बैकग्राउंड। ध्यान से देखिएगा ना, 1903 में पहली बात तो याद रखिए 1903 में आपका गवर्नर कौन है? 1903 में भारत का गवर्नर कौन है? लॉर्ड कर्जन। इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम बहुत काम आएगा आपके, इतना काम आएगा ना आप सोचेंगे। 1903 में हुई स्थापना सीआईडी की। किसकी? सीआईडी। कितने लोग बताएंगे सीआईडी का पूरा नाम? अब आपको याद कैसे करना है देखिएगा, सीआईडी का पूरा नाम, सीआईडी के अध्यक्ष कौन है और सीआईडी का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय, ये अध्यक्ष और ये इसका पूरा नाम, ठीक? सीआईडी का पूरा नाम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये दोनों खोज के आइएगा, कल बात करते हैं इसके। सीआईडी का स्थापना कब हुई? 1903। कौन करवाया? कर्जन। लॉर्ड कर्जन। नाम लेंगे तभी याद होगा बाबू, नाम नहीं लेंगे तो इनका नाम इतना आसान नहीं, राम का नाम नहीं है तुरंत याद हो जाएगा, इनका नाम कठिन है, ये अंग्रेज है। लॉर्ड कर्जन। किसने स्थापना करवाई सीआईडी की? लॉर्ड कर्जन ने। अच्छा अब मेरी बात समझिएगा, लॉर्ड कर्जन था बहुत दुष्ट। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम बार एग्जाम पूछी गई है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन जब इसने किया क्यों? बंगाल विभाजन इसने किया क्यों? बात को समझिएगा। इसका कहना था कि बंगाल की जनसंख्या बहुत बड़ी है और बंगाल की जनसंख्या बहुत बड़ी होने के कारण हम बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। जबकि ऐसा नहीं था, भारत और पाकिस्तान बनाने की नींव यहीं से पड़ी है। इसके पहले मुसलमान और भारत कोई ऐसी नींव ही नहीं, कोई ऐसा सोचे ही नहीं था कि कोई नया भारत बने, कोई अलग देश भी हो सकता है, ऐसी कोई सोचे ही नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों का काम था फूट डालो राज करो। उन्होंने क्या कहा कि यार ये जो यहाँ के हिंदू लोग बहुत ज्यादा हैं, वो लोग मुसलमानों को अधिकार नहीं देते हैं, उनके दिमाग में डाला मुसलमानों के दिमाग में। तो मुसलमान लोग क्या किए कि जब इनको बांट दिया तो कुछ क्षेत्र दे दिया जो हिंदू
हिंदू वाले राज्य थे, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, उनको अलग कर दिया, और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे तो उनको अलग कर दिया। अब हिंदू लोग अलग रहने लगे, मुस्लिम लोग अलग रहने लगे। अब मुस्लिम लोग अपने में चुनाव, जो उनका था, जो मुस्लिम लोग अपने थे, वो अपना जो चुनाव करवाते थे तो कहते थे कि हमारा जो अध्यक्ष होगा उसको वोट केवल मुस्लिम लोग देंगे, हिंदू लोग नहीं देंगे। बात समझिएगा, उनके दिमाग में अभी आ गया। ये अब इसका विरोध पूरा देश करने लगा कि हिंदू और मुसलमान पे बांट दिए, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे बांट दिए। बड़ा विरोध हुआ लॉर्ड कर्जन का। इसका इस समय एक आंदोलन चलाया गया जिसको कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। क्या नाम दिया जाता है? स्वदेशी आंदोलन। कब आया? 1905। कब आया? इसको कहते हैं भंग आंदोलन। क्या कहा जाता है? को बोलते हैं सर। हाँ, अब इन लोगों को क्या लग गई? इन लोगों को लग गई तलब। मतलब समझ में आ गया कि यार सत्ता का मजा क्या है, अगर हमारे पास भी एक देश होगा तो हमारे पास कितना मजा रहेगा। इनको लग गई तलब, और जिस वजह से, उसी वजह से इन लोगों ने सोचा कि अब तो हमें एक पार्टी बनानी चाहिए। हमको क्या करनी चाहिए? पार्टी को रूल करना है ना, तो हम अपने राजा खुद है, अपने मालिक खुद। अभी तो अलग कम्युनिटी राज करती थी, अलग लोग बात करते थे, अलग लोग करते थे, लेकिन इनको लगा कि अब तो हम कर सकते हैं भाई, अब अपनी पार्टी बनाते हैं। इन लोगों ने अपनी एक पार्टी बनाई ढाका में, जिसको कहते हैं मुस्लिम लीग। और यही मुस्लिम लीग आगे जाके पाकिस्तान का निर्माण करती है, यही मुस्लिम लीग। तो भारत पाकिस्तान बनवाने वाला कोई और नहीं, लॉर्ड कर्जन ही है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जिस बात, जो पृष्ठभूमि बता रहा हूं उसको अपने दिमाग में रखिएगा। इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे जब इतिहास पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये घटना हुई तो ये घटना किस बात से कनेक्टेड है। अब 1905 की घटना नहीं होती तो ना मुस्लिम लीग बनती, ना मुस्लिम लीग बनती, ना ही आगे कुछ होता। किसी के दिमाग में आता ही नहीं कि भारत और पाकिस्तान हो भी सकते हैं। बात में आई, तो इसने दिमाग में डाला। मेन दोष ये है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1905। इसको बंग आंदोलन कहते हैं। जैसे बंगाल का, अच्छा, बंग मतलब बंगाल और भंग मतलब अलग कर देना। नहीं कहते भंग कर दिया मैंने, भंग कर दिया मतलब बंग आंदोलन मतलब बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल का विभाजन किसने किया? नाम लीजिए, वरना नाम ना लेंगे तो याद नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन। देखिए, बोलने से आपकी जो चेतना होती है वो जाग जाती है। चेतना मतलब क्या होती है जानते हैं? चेतना मतलब जानते क्या होता है? किसी लड़की का नाम नहीं बाबू। चेतना मतलब होती है बुद्धि, बुद्धि जाग जाती है आपकी कि हाँ उसका नाम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर कर जाता है कि अरे हाँ नाम सुना था, जानता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा। और बोल नहीं पाने का कारण यही है, आपने पढ़ा होता है लेकिन बोल नहीं पाते, इसका कारण यही है कि आपने कभी इसका नाम नहीं लिया। अचानक एक ही बार में नाम कैसे आएगा? एक दो बार नाम लीजिए, देखिए सारे अंग्रेजों का नाम एक दो बार लीजिए, देखिए पक्का याद हो जाएगा। आप घर पे जाकर तो रीड करेंगे नहीं उसको, तो यहीं रीड कर लीजिए, यहीं रिपीट कर लीजिए उसको एक दो बार। मैं करवा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 1906 में बाबू, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये मुस्लिम लीग होता क्या? एक पार्टी है बाबू, जैसे कांग्रेस पार्टी है ना, वैसे मुस्लिम लीग की पार्टी है। मुस्लिम लीग पार्टी थी। इसकी स्थापना हुई कहां? ढाका में। कहां हुई स्थापना? ढाका। ढाका कहां पड़ता है? कल ही बताया था। ढाका कहां पड़ता है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। अब मैंने बताया ना कि बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू वाला बंगाल अलग और मुसलमान वाला अलग, और वही आज हुआ है। बांग्लादेश अलग हो गया है, हमारा पश्चिम बंगाल अलग हो गया है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो ये पृष्ठभूमि किसने रखी है? कॉर्नर नहीं, कर्जन। ठीक है। तो ये ढाका में किसने की? आगा खां करके एक मुसलमान था, इसने स्थापना की इसकी। कहीं नाम आता है इसका। ठीक है, चलिए। कौन क्या सर स्थापना? आगा खां। कहाँ किया? ढाका। ढाका में किया। ढाका कहाँ की राजधानी है?
बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश हमारे साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कौन कौन सा राज्य कनेक्ट करता है इससे? 5 राज्य। ओके, कोई डाउट आपको? आगे चले, चलिए देखिए 1906 में ही एक घटना और घटी थी, याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी को मैंने बताया था 3 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, 3 बार। एक बार देखिए मेरे बात, 3 बार बने थे। कब कब बने थे ध्यान दीजिएगा। एक बार बने थे 87 में, 86 में, सॉरी 86 में, 1786 नहीं 1886 बने, फिर 93 में बने, फिर 1906 में बने। अच्छा, ये जो नौरोजी जी होते हैं, नौरोजी एक ऐसे इंसान थे, ये लोग पारसी थे। पारसी का मतलब समझते क्या होता है? पारसी एक धर्म है। अच्छा, पारसी, आप लोग पारसी देखे नहीं हो ना कभी? अच्छा, पारसी मैं बताता हूँ, आप लोग देखे होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि पारसी है। पारसी मुसलमान जाति नहीं होती है, ये अलग कास्ट होती है। जैसे किस धर्म से रिलेट करती है सर? इनका अलग धर्म है, इनका अलग धर्म। अच्छा, वो मूवी देखे हैं क्या आप लोग, जो धमाल 2 आई थी? हाँ, उसमें जो उसका एक संग्रहालय होता है, उसमें बहुत कीमती वस्तुएं रखी होती हैं, तो उसको साफ करने के लिए देता है, कहता है लाओ मैं तुम लोग की तुम्हारी ये सब सामान है, इसको साफ कर देना, तुमको सैलरी दूंगा। वो सब उसका सामान करने जाते हैं और पूरा गिरा देते हैं, पूरा सारा सामान, जितने भी महंगी चीजें सब खत्म हो जाती हैं। तो पारसी होते हैं ना, पारसी छोड़ो, पारसी कहां से रिलेट करते हैं? पारसी रिलेट करते हैं आपके ईरान से। ईरान का पुराना नाम है, ईरान का पुराना नाम है पारस। ठीक, यहां की भाषा है, अब आपको समझ में आएगा, फारसी। यहां की भाषा क्या है? फारसी। ठीक, ये है पारस और ये है ईरान। और यहां के थे कौन? कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों, पारसी लोगों को मार के भगाने जाने लगा, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा, जब उनसे कहा कि भारत में वैसे ही बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, तो हम आपको कहां रखेंगे? तो पारसी लोगों के जो हेड थे उस समय, तो दादा भाई नौरोजी, उन्होंने कहा कि हम पारसी लोग हैं, हम चीनी की तरह हैं, पानी में डालने के बाद उसका वेट नहीं बढ़ाते हैं, उसमें घुल के उसको मीठा बना देते हैं। तो हमको भारत में लाइए, हम अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाएंगे, हम आपको मीठा बना देंगे, आप बेस्वाद होंगे, आपको स्वाद दे देंगे। बात समझ आ रही है? तो ये ऐसे हैं। बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो बहुत ही सम्मान करते थे सभी लोग इनका। इन्होंने एक नीति लाई थी, बताया था कि भारत से पैसा कैसे, हमारे देश से पैसा इंग्लैंड जा रहा है। उन्होंने धन निष्कासन की नीति लाई थी, एक विधि बताई थी, इसको कहा जाता है धन निष्कासन की विधि। कहते थे कि जो पानी गंगा में है वो पानी टेम्स में जाके बह रहा है, मतलब गंगा जो मिट्टी ला रही है, जितनी भी मिट्टियां ला रही है गंगा, वो गिर रही है किसमें? टेम्स में। टेम्स क्या है? टेम्स बाबू है एक नदी जिसके किनारे बसा है लंदन। लंदन किसके किनारे बसा है? टेम्स नदी किनारे। तो जो मिट्टी गंगा ला रही है वो मिट्टी गिर किस नदी में रही है? टेम्स में। तो ये बात किसने कही थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे इंसान थे जो सबसे पहले लंदन में सांसद बन गए। लंदन, इंडिया के आदमी जाके लंदन में सांसद बन गया, लेबर पार्टी से। किस पार्टी से? दो पार्टियां थी उस वक्त। लेबर पार्टी से वो क्या बन गए? सांसद बन गए। हाँ, इंग्लैंड में जाके वो सांसद ही लड़े, जीत गए। तो पूछा जाता है कौन सा ऐसा भारतीय नेता है जो इंग्लैंड में सांसद बना, मतलब ब्रिटेन में सांसद बना, भारतीय था, वो इंग्लैंड में जाके सांसद बन गया। बात समझे? अच्छा, आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी की ये लोग बहुत सम्मान करते थे, सारे कांग्रेसी बहुत सम्मान करते थे। तो कांग्रेस के थे ये, तो कांग्रेस का विभाजन होने वाला है, ठीक है?
इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कांग्रेस का विभाजन होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1905। 1885। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, आपको याद नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। एक बार फिर से इस पे क्लास ले लूंगा। तो चलते हैं। दादा भाई नौरोजी 1906 में क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे चलते हैं। 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन। अब इसको दूसरी घटना से कनेक्ट करते हैं। सूरत अधिवेशन में क्यों पढ़ा रहा हूं? 1907 इस अधिवेशन में कहा जाता है कि कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक गरम दल, एक नरम दल। दो टुकड़े हो गए, गरम दल अलग, नरम दल अलग। मतलब गरम दल का कहना यह था कि अंग्रेजों से मांगने से कुछ नहीं देंगे, एक थप्पड़ दे के उनसे छीनना पड़ेगा, या फिर उनसे हिंसा करके छीनना पड़ेगा, उनको मारना पीटना पड़ेगा, उनको भगाना पड़ेगा, उनके साथ दुर्व्यवहार करना पड़ेगा, तब ये हमको अपना देश देंगे। लेकिन नरम दल का मानना यह था कि नहीं, अगर हम इनसे भी नम्रता से मांगेंगे, नियम कानून के तहत इनको बताएंगे कि यार ये हमारा है, हमारा देश है, हमें शासन करने के लिए दीजिए, हम शिक्षित हो गए, हम योग्य हैं, हमको हमारा देश सौंप दीजिए, तो ये दे देंगे। बात समझ आ रही है? ये नरम दल का मानना था। और गरम दल का मानना था कि यार ये लात के भूत है, बात से नहीं सुनने वाले। ठीक, तो अभी 1906 में ही हो गया होता विभाजन। लेकिन 1906 में विभाजन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सभी कांग्रेसी दादा भाई नौरोजी की बहुत सम्मान करते थे, बूढ़े थे, इनको वयोवृद्ध कहा जाता था। पूछा जाएगा कि किस नेता को भारत के वयोवृद्ध कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी। कहाँ के थे? पारसी थे। कहाँ के थे? पारस। वहां से छोड़ के इसलिए भागना पड़ा कि बहुत इस्लामिक अटैक हुए, बहुत मुसलमानी अटैक हुए उस वक्त, और उस हर देश को अपना कब्जा करते करते पूरे देश को कब्जा कर लिया और हर धर्म को भगा के अपना धर्म चढ़ाने लगे। इसलिए उन देश को, वो सारे देश वाले भाग के अलग अलग देशों में अपना सर्वे लेना शुरू कर दिए। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन आप क्यों याद करेंगे? क्योंकि इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हुआ। कौन अध्यक्ष था? रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, कौन? रास बिहारी बोस। कौन था अध्यक्ष? रास बिहारी बोस, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन? अच्छा, मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई है, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन एक बार पढ़ाया था मैंने आपको। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे इसके? बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पढ़ाया हूं, मुझे याद है, मैंने बताया था। बेलगांव अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें एकमात्र बार गांधी जी अध्यक्ष बने हैं। गांधी जी एक बारी पूरे जीवन में कांग्रेस का अध्यक्ष केवल एक बार बने हैं। गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, वो अलग अपनी थी। गांधी जी ने एक बार कहा था कि कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी ना समझे, मैं इस देश की मिट्टी को उठा के कांग्रेस से बड़ी पार्टी बना सकता हूं। गांधी जी का कहना था ये। बेलगांव अधिवेशन सन 1924। चलिए चलो आगे चलते हैं। सन 1909 बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये, इसको हटा दें। सन 1909, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। सन 1909 में दो काम हुआ। पहले मॉर्ले मिंटो सुधार। मॉर्ले मिंटो सुधार और दूसरा काम था गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? हिंद स्वराज। जब गांधी जी कहां से आ रहे थे? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। आपको कोई भी देश देख लिख दूं मैं यहाँ पे, आपको राजधानी याद दीजिए। इंग्लैंड की राजधानी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है बताइएगा। मॉर्ले मिंटो सुधार क्या था, बात समझिएगा।
मॉर्ले मिंटो सुधार जाना जाता है पृथक निर्वाचन की वजह से। किसकी वजह से? प्रथम निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। बात मेरी थोड़ा समझिएगा, पृथक निर्वाचन है क्या? पृथक का मतलब होता है अलग, और निर्वाचन का मतलब है चुनाव। अलग चुनाव। अब इन लोग को पता चल गया था अंग्रेजों को कि इनको अलग करेंगे तभी तो हम यहाँ पे जी पाएंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, अब ये बंगाल वाली नीति पूरे देश में लागू कर दी है कि अब हिंदुओं का चुनाव अलग, मुसलमानों का चुनाव अलग होगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब मुसलमान कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा है, अंग्रेज हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अभी बाद में ना तेल लगाएंगे। कभी कभी जो चीज दिखती है बहुत अच्छी है वह एक्चुअल में अच्छी होती नहीं है, बस लगती है कि वो अच्छी है। जैसे अभी सुबह उठो, मन नहीं करेगा कि हाँ पढ़ लो, मन में बस रजाई में बैठा हूँ और कुछ ना करने के लिए कोई कह रहे रजाई में बैठे और खूब ठंडी पड़े, कोई कह रहे बाबू भाई का मौका लो, अपने से कर लीजिए। पता नहीं कहाँ से तब तक अभी बैठे 2 मिनट हुआ नहीं तब तक उठा दिए। यही वाला विचार आता है, भले से आप एक्सप्रेस ना कर पाओ वो अलग बात है, ठीक है। तो इसमें मॉर्ले मिंटो सुधार में कहा गया पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन का मतलब कि अलग अलग निर्वाचन। मुसलमान लोग कहें, मुसलमान लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, हिंदू लोग अलग चुनाव लड़ेंगे। हिंदुओं का वोट केवल हिंदू लोग हिंदू को देंगे, मुसलमान का वोट केवल मुस्लिमों को देंगे। मुस्लिमों के चुनाव में कोई भी मुस्लिम, कोई भी गैर हिंदू, गैर मुस्लिम वोट नहीं दे सकता, और हिंदुओं के चुनाव में सब लोग वोट दे सकते हैं। बात को समझिएगा, हिंदू का चुनाव होगा तो सभी लोग वोट दे सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का वो चुनाव होगा तो केवल मुसलमान वोट दे सकते हैं। दिस वाज स्ट्रेटेजी टू सेपरेट द इंडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। अलग करने की बात हो रही है। हिंदू एंड मुस्लिम विल बी द सेपरेटेड, अलग अलग हो जाएंगे। तो शासन करना आसान है। सोचिए अगर यहीं 50 बच्चे बैठे हों, ठीक, और मुझे अकेले पढ़ाना हो तो थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ऐसा ही मेरा 2 क्लोन आ जाए, एक और ऐसा ही आ जाए, तो आसानी से हैंडल कर लेगा। बात समझ आ रही है? तो इन लोगों ने कहा कि पृथक निर्वाचन आएगा, तो मॉर्ले मिंटो सुधार इसी को कहा गया। पृथक निर्वाचन किसी को कहा गया? 1909 में ये आया, इस बात को याद रखिएगा। मॉर्ले कौन था और मिंटो कौन था? मिंटो उस वक्त का वायसराय था। अभी वायसराय और पढ़ाऊंगा तब आपको 1909 का। हाँ, अभी वायसराय की पूरी घटनाएं पढ़ाने वाला हूँ। पूरा वायसराय लिखवाऊंगा एक साथ, यहीं पे पीपीटी बना के लाऊंगा और पीपीटी के माध्यम से पूरा पढ़ा दूंगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको पढ़ने से पहले इसको पूरा याद कर लीजिएगा, तब तो आपको पूरा वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक घटना एक दूसरी घटना से कनेक्टेड है। जब तक ये पूरी घटना समझ में नहीं आएगी, केवल लिखवा देने से नहीं आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन 1909 की घटना, ये पृथक निर्वाचन नहीं हुआ होता अगर बंगाल विभाजन नहीं हुआ होता, और बंगाल विभाजन नहीं हुआ होता तो आपका मुस्लिम लीग नहीं स्थापना हुई होती, मुस्लिम लीग की स्थापना नहीं होती तो आगे और भी घटनाएं नहीं घटी होती। अभी ये देखिए आगे इसकी वजह से कितनी घटनाएं घटेंगी, एक के बाद घटनी शुरू हो गई। अब ये देश डिवाइड होने के बाद में शासन लागू किया गया था। कौन सा? ये जो बता रहे हैं। हाँ, देखिए वो बात अलग है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, वरना थोड़ा सा असमंजस हो जाता है कि सर को साथ नहीं आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ वो बात की घटना है। ये बात हुई तब ना बाबू, जब संविधान बनना शुरू हुआ। तो संविधान बनना जब शुरू हुआ तो मुस्लिम लीग के जो लोग सदस्य थे वो भाग ही नहीं लिए। क्या है, जब तक हमारा देश बांटोगे नहीं तब तक हम भाग ही नहीं लेंगे। ये संविधान सभा का बहिष्कार करने लगे। जब संविधान सभा का बहिष्कार करने लगे तो भाई कैबिनेट मिशन जो था जिसके तहत संविधान बनाया जाने लगा उसको रोक दिया गया। तब आई माउंटबेटन योजना, इसी में पढ़ाऊंगा माउंटबेटन योजना। उस माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान की स्थापना होने वाली थी, लेकिन कैबिनेट मिशन को रोक दिया गया वहीं पे। पहले पाकिस्तान का विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया, और भारत पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद कैबिनेट मिशन ने फिर संविधान सभा बनी, और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में मिलके क्या बनाया हमारा संविधान। संविधान बन के किस दिन रेडी हुआ? 26 जनवरी
हाँ वो तो लागू हुआ था ना 6 जनवरी को। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाते हैं उस दिन 26 नवंबर 1949। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चले अभी अपने टॉपिक पे आते हैं यहाँ पे। अच्छा ये तो हो गया, चलिए अब बात करते हैं सन 1911 की। कहाँ गया मेरा, इसको हटा दें। हिंदू स्वराज पुस्तक किसकी है? गांधी जी की। अच्छा गांधी जी का जन्म गुजरात ये नहीं पूछ रहा हूँ कब, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर। मुझे पता है सन। बस 1808। आज कौन सी तारीख है? 30। 30। आज क्या हुआ था गांधी जी के साथ? मृत्यु। गोली मार दी गई, शहीद दिवस है आज। ठीक है, 2 अक्टूबर 1800। एक गधा कहाँ खा के आते हो तुम यहाँ पढ़ने जी? भाग नहीं ना। चलो यहाँ देखते हैं आगे ना 1911। सर मिंटू कहाँ का वायसराय था? अलग अलग देश है क्या? इंडिया है तो इंडिया का ही वायसराय होगा। छोड़िए इसको, यहाँ देखिए पार्सल आया है, रिसीव करिए भाई, जल्दी जल्दी करिए। किसी का भी पार्सल पहले रिसीव करने वाला बनना चाहिए। देखिए किसका पार्सल है? पैसा थोड़ी वो। हाँ चलिए 1911। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? हाँ एक काम तो कर रहा है भाई, ये इसे पूछो। एक व्यक्ति था जॉर्ज पंचम, अपनी पत्नी को इंडिया घुमाने लाया। जॉर्ज पंचम 1911 में। वो वहां का राजा था, इंग्लैंड का राजा था जॉर्ज पंचम। वो अपनी पत्नी मैरी के साथ इंडिया घूमने आया। कहा चलो इंडिया घुमा लाते हैं, बड़ा ही गरीब देश है, फिर भी मैं बहुत पैसा दे रहा है। अरे यार बस करो, ध्वनि प्रदूषण की तो जन्मदाता लग रही है उसकी। यहाँ से जॉर्ज पंचम भारत आया अपनी पत्नी के साथ। तो जिस स्थान पे जब वो उतरा, मुंबई उतरा। मुंबई किस द्वीप पर बसा है? सॉसेर द्वीप। बसाया किसने? गेरनॉट ओंगियार। मैंने बहुत बार इसको बताया, याद रखिएगा। जब तक लिखेंगे नहीं और रिवीजन नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। मैं इसका नाम फिर से पूछूंगा जब मुंबई फिर से मेरे दिमाग में आएगा, फिर से कभी मुंबई के बारे में चर्चा करूंगा, फिर पूछूंगा। ठीक, तो बात करते हैं। जब मुंबई पे उतरा, मुंबई की भूमि पर उतरा ये, तो उसको मुंबई नहीं बंबई कहते थे, वो पूरा बंबई था। 1960 में इसका नाम मुंबई पड़ा। तो जैसे ही मुंबई पे उतरा, तो जहां पे उतरा उसको कहा, उस जगह को उसने एक बहुत बड़ी इमारत बनवाई वहां पे, जिसको कहा जाता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया वही बनाया उसके आने पर 1911 में। और जब वो आया तो उसके सम्मान में एक गाना गाया गया जो गीतांजलि से लिया गया था। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बड़ा खुश हुआ सुन के वो, इतना खुश हुआ कहा यार बड़ा खतरनाक जगह है, इतना तो मेरी वाइफ सम्मान नहीं करती है जितना ये इंडिया लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। मेरी वाइफ मेरा इतना सम्मान नहीं करती है जितना इंडिया के लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं। मुझे अधिनायक बता दिए, पूरे इस देश का मालिक बता दिए। बड़ा खुश हुआ वो रविन्द्रनाथ टैगोर से, और इसकी खुशी का इजहार वो 1913 में करता है। जब 1913 में आएंगे तो भी खुशी का इजहार देखेंगे, कैसे इसने इजहार किया, कैसे उसने बताया कि मैं आपसे कितना खुश हूं। फिलहाल में 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कितना लिखी आप लोग ने, इसलिए आगे चलते। अच्छा 1911 में एक और काम हुआ। आपकी राजधानी पहले कहां थी बेटा? सॉरी आप लोग माइंड मत करिएगा उसको। नहीं, कोलकाता। कहां थी? कोलकाता। अब 1911 में राजधानी चेंज हो गई कोलकाता से दिल्ली। 1911 में? हाँ 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया।
1911 में भी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। अच्छा मेरी एक बात और सुनिएगा, अब जब मैं वायसराय पढ़ाऊंगा बाबू ना, तो जो वायसराय पढ़ाऊंगा तो उस वायसराय में जो भी चीजें घटनाएं घटी होंगी या तो उसको रिपीट कर दूंगा और या छुट्टी होगी तो उसी में इन्वॉल्व करके लिखवा दूंगा, ठीक ना। तो उसका माइंड मत करिएगा कि सर उसमें उस जगह तो नहीं लिखवाए थे, अब बता रहे हैं, अब कैसे याद करूं। तो जो जहां मिले उसको वहीं पकड़ के लर्न कर लो। आप लोग सोचा पीट दो, नहीं। इसी वक्त एक राजद्रोह अधिनियम भी आया, इसको लिख लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी कभी कभी हाँ, राजद्रोह अधिनियम आया, अधिनियम आया, तो हमने 3-4 बातें पढ़ी। 1911 से बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जॉर्ज पंतम अपनी पत्नी के साथ मैरी के साथ आया, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई और राजधानी कोलकाता से कहां बन गई? दिल्ली। अच्छा, मेन चीज ये है कि दिल्ली राजधानी कब बनी? कहीं कहीं 1912 दिया जाता है क्योंकि अंतिम महीने में बनी थी, ठीक है। अधिनियम पास होते होते कहीं कहीं 12 दिया होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अच्छा अब बात करते हैं सन 1913 की। क्या भाई आगे 1913 में आपके रविंद्रनाथ टैगोर, अब ये वापस गया, उसने कहा भाई बहुत सम्मान हुआ मेरा वहां, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसने रिकमेंड किया, रिकमेंड करने का मतलब समझते क्या होता है? सुझाव दिया कि इनको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। अब भाई आपका कोई सम्मान करेगा तो आपके घर आएगा तो आप भी करोगे, आपके लायक जो काम होगा वो आप वो भी करोगे, कि आपने बहुत सम्मान किया, आ गया निकाल चप्पल, ये वाला काम तो होगा नहीं। तो 1913 में इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। किस सन में लिखी गई थी बेटा गीतांजलि? 1913। गीतांजलि कब लिखी गई थी? 1913। गीतांजलि कब लिखी गई? 1905। और 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार जो दिया गया किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम व्यक्ति कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किस सन में मिला? 1913। किसके लिए मिला? गीतांजलि। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र। इतना चीज याद रखिए, आगे चलते हैं। अब आते हैं 1914 के बारे में। 1914 रखना है आपकी सन 1914 में क्या हुआ आपको? अब 1914 में पूरा विश्व इतना समझ गया था कि इंग्लैंड सब पे कब्जा कर रहा है। इंग्लैंड ऐसा देश है जो सब पे क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। तो पूरे विश्व में दो गुट बन गया और उन दो गुटों में युद्ध होना शुरू हुआ। जब युद्ध होना शुरू हुआ तो यह युद्ध इतना भयंकर था जिसमें इंग्लैंड की लगभग हार तय होने लगी। मैं भारत का इतिहास पढ़ा हूं, इसलिए भारत की चर्चा ज्यादा करूंगा। किसी दिन आपको पूरी विश्व युद्ध की घटना बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि फिल्म चल रही है, ऐसी चीजें बताऊंगा। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप इतिहास नहीं, आप इतिहास पढ़ ही नहीं रहे, आपको लगा फिल्म चल रही है, ऐसी घटनाएं हैं। तो ये जो 1914 घटना है, इस वक्त क्या हुआ कि इंग्लैंड को लग रहा था कि हम हारेंगे और पूरा हारेंगे, और अगर हार गए तो जो देश इतना ताकतवर है उसको कुछ छोटे छोटे देश मिलकर हरा दें, ये तो बड़ा शर्मनाक बात हो जाएगी।
तो इन्होंने क्या किया, उसी वक्त गांधी जी भारत आए थे, सन 1915 में गांधी जी आए। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, गांधी जी जैसे आए, गांधी जी से कहा जाने लगा कि गांधी जी प्लीज हेल्प मी। कैसे हेल्प करेंगे गांधी जी? कि आप भारतीयों से कहेंगे तो भारत के लोग अंग्रेजों की सेना में शामिल हो जाएंगे, और अगर अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गए तो भारत इंग्लैंड की जीत तय है। क्योंकि अंग्रेज कहेंगे तो अंग्रेजों की बात तो मानेंगे नहीं, लेकिन गांधी जी की बात तो जरूर मानेंगे। तो गांधी जी ने कहा तो बाकी भारतीय क्या हुए, युद्ध में शामिल हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने एक वादा किया कि जैसे ही हम जीत जाएंगे युद्ध, भारत के लोगों को आजाद कर देंगे। ठीक, अब ये युद्ध चला 4 साल तक, सन 1914 से सन 1918 तक, 4 साल हो गया ना। अब सन 1914 से सन 1918 तक चला, तो उस बीच में उन लोगों ने कहा कि हम आजाद कर देंगे, लेकिन सन 1918 में आजाद नहीं किया नहीं किया। और जब नहीं किया तो हम लोगों ने पूछा भाई कि हमें आजाद नहीं कर रहे, तो कहा कि हमने कब कहा था कि आपको आजाद करेंगे, हमने तो बस कहा था कि आजादी के बारे में सोचेंगे। तो सोच रहे हैं, जब मन करेगा तो आजाद करेंगे। बात समझ आ रही है? तो इस बात से भारत के लोग बहुत ही ज्यादा नाखुश हुए और उनके प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्सा, क्रोध ये सब भर गया, और जगह जगह आंदोलन शुरू हो गए। और उस आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने एक नियम लाया जिसको कहा जाता है रोलेट एक्ट सन 1918। क्या कहा जाता है? लिखिए मत, अभी इसमें बहुत सारा लिखवाना है, इसमें सन है अभी। रोलेट एक्ट सन 1918। रोलेट एक्ट 1918 के तहत ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर समूह बना के बात कर रहा है, आंदोलन की चर्चा कर रहा है, या लड़ाई झगड़े की बात भी कर रहा है, करने की बात नहीं कर रहा हूं, सोचने की बात कर रहा हूं, कि अगर आप ये भी सोच भी रहे हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा या फिर कुछ भी ऐसा करूंगा, तो इस रोलेट एक्ट के तहत वो आपको जेल में डाल देंगे, और जेल में डालने के बाद आपको तब तक मारेंगे जब तक आप मरेंगे नहीं। इसमें कोई वकील नहीं लगेगा, कोई अपील नहीं लगेगी, कोई दलील नहीं लगेगी। इसलिए इसको कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। कोई भी व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता, कोई भी आपकी रिहाई की मांग नहीं कर सकता, आपको तब तक कूटा जाएगा देशद्रोह अधिनियम के तहत। देशद्रोह अधिनियम के तहत आपको तब तक कूटा जाएगा जब तक आप पूरा कूटा के साफ न हो जाए, भूसा बन जाएंगे, बात समझ आ रही है? और इस नियम के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता था तो उसको कितना मारा जाता था। और इसी नियम के तहत 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सत्यपाल और किचलू। और इन सत्यपाल और किचलू को आजाद कराने के लिए जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी, और उतनी घटना तक अभी लिख लीजिए, फिर जलियांवाले बाग की घटना पे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले सन लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, 1914 प्रथम विश्व युद्ध, 37 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 37 देशों ने भाग लिया। फटाफट लिखिए। आगे चलिए। सन 1915 गांधी जी स्वदेश लौटे, मतलब अपने देश वापस आए। चलिए आगे चले। सन 1915 हो गया। लाला हरदयाल ने कनाडा में गदर पार्टी की स्थापना की। 1915 में? हाँ, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी थी कनाडा में। सन 1915 में कामागाटा मारू लिख लीजिए, इसके बारे में कल किसी और दिन बात करेंगे। व्हाट इज टाइम? कामागाटा मारू की घटना घटी, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। कामागाटा मारू की घटना घटी।
सन 1916 बीएचयू की स्थापना हुई। किसने की? किसने की? गांधी जी। पर मार दूंगा, तोड़ दे। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय कौन थे? इनका उपनाम क्या है बेटा, कौन बताएगा? मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? महामना। महामना मदन मोहन मालवीय। आगे चले। महामना मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या स्थापना की? किसकी? बीएचयू की स्थापना की। कब की? 1916 की घटना और लिखेगा। एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की। लीग की स्थापना की। ये क्या होता है ये? होम रूल लीग एक ऐसा लीग था, मतलब ये एक संस्थान थी और ये आई थी आयरलैंड से। एनी बेसेंट। आयरलैंड क्या है? आयरलैंड इंग्लैंड के जस्ट बगल का एक देश है आयरलैंड। इसकी राजधानी डब्लिन। तो होम रूल लीग का मतलब ये था कि होम मतलब घर और रूल मतलब नियम। नियम। तो जो अंग्रेज अपने यहाँ नियम चलाते थे वो हमारे यहाँ नहीं चलाते थे। जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चे से, और बाबू कैसे, अच्छा बाबू ये खा लो, बाबू वो खा लो, और जैसे बाहर निकलेंगे बाहर कर खेले। बिहेवियर में बता रहा हूँ कि अपने घर वालों से अच्छे से बात करेंगे लेकिन अदर से रूडली। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज जो अपने यहाँ नियम चलाते हैं वही नियम भारत में भी चलाएं। अगर कोई दूसरा नियम चलाएंगे तो ये तो भारत का एक तरीके से शोषण कर रहे हैं कि भाई हम अपने लोगों से तो अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जैसे एक दूसरा मिला उनके साथ रूड बिहेवियर शुरू। तो एनी बेसेंट ने कहा कि हमारे यहाँ जो आप अपने यहाँ जो नियम चला रहे हैं वही नियम हमारे भारत पे भी चलाए ना आप लोग, क्या दिक्कत है? कोई कोई कुछ कह रहा है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो अगर आप नियम नहीं चलाओगे तो हम इसके लिए आंदोलन करेंगे और इसी को कहा गया होम रूल लीग। बात समझ आ रही है? क्या कहा गया? होम रूल लीग। किसके साथ स्थापना हुई थी? किस सन में? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस का होम रूल लीग में कांग्रेस का 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलाप हो गया। गरम दल और नरम दल का भी मिलाप हो गया। 1916 बंटवारा हुआ था ना, अलग हो गए थे ना 1916 में। 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। अंबिकाचरण मजूमदार थे। 1916 में कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। कौन था? अंबिकाचरण मजूमदार। मजूमदार हाँ बाहर जाके बात करिए। नहीं कुछ नहीं। ओए बाहर जाके बात करिए। डीके कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये आपके जब बीए पढ़ेंगे ना तो डीके कर्वे का नाम आएगा आपके। डीके कर्वे, डीके कर्वे ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सही है? विश्वविद्यालय की स्थापना की। कहां पे? पूना। पूना कहां पड़ता है? किस राज्य में पड़ता है पूना? पूना को पुणे कहते हैं। कहां पड़ता है?
इसे पड़ता है आपका ऑप्शन दूं? हाँ ऑप्शन दूं? हाँ पश्चिम बंगाल, हाँ गुजरात, हाँ। मध्य प्रदेश। पुणे वहाँ पड़ता है सर, मुंबई साइड पड़ता है। महाराष्ट्र। कभी मेरे ऑप्शन पे भरोसा मत किया करिए। हमको पता है। हमको पता था ना, अरे मतलब महाराष्ट्र में पड़ता है। किस सन में हुआ था? जो गोवा 1916 ही लिखवा रहा हूँ अभी। 1916 1916 ही। चलिए अब लिखिएगा 1917। 1917 1917 में सैडलर आयोग, सैडलर आयोग आया है। लिखिए, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सैडलर आयोग, कौन सा आयोग आया? सैडलर आयोग आया। 1917 में गांधी जी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया। गांधी जी का पहला सत्याग्रह। चंपारण कहाँ पड़ता है भाई? बिहार। बिहार में, जिला चंपारण। इसको प्राचीन काल इतिहास में कहते हैं चंपा, अंग देश की राजधानी। अंग राजगढ़ कौन था? 1917 में चंपारण। काहे बात कर रहे हो बबुआ? 1917 में चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह हुआ। किसने किया? गांधी। कहाँ पे है ये? बिहार। बिहार में है। 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अरे अभी नेहरू जी को तो पैदा हो जाने तो तब इंदिरा गांधी को पैदा होगी। एनी बेसेंट बनी। हाँ, ये कौन सी सर जी? एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी। 1893 में बताया था मैं आपको। 1893 की घटना याद करिए, जो लिखवाया हूँ। एनी बेसेंट भारत आई, शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ। 1893 में दादा भाई नौरोजी एक बार और अध्यक्ष बने। तय होना ये सब। आपको जब सन याद होगा ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये बुक ले जाइए, इसमें जितना सन लिखा है सब भूल जाइए। अगर एक भी सन अगर इधर से उधर हो गया तो कहिएगा। दूंगा बाबू, दूंगा। मैं परेशान हूँ। चालू कर दें? अब रहने दीजिए, अब नहीं करूँगा। लगा दीजिए आके, मुझे तारों से बड़ा डर लगता है। कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? 1918। देखिए हाँ, पहले लगा दीजिए। 1918 में दो घटनाएं घटी, दो आंदोलन हुए। बता ही रहा हूँ कौन कौन से। काहे तड़प रहे मछली की तरह। 1918 में दो घटनाएं घटी, ध्यान से सुनिए। पहली घटना थी आपकी खेड़ा सत्याग्रह। कहाँ हुआ था खेड़ा सत्याग्रह? खेड़ा कहाँ पड़ता है? नाम से सुन के क्या लग रहा है? कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन दो? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। गुजरात। गुजरात में आगे में छत्रपति शिवाजी के साथ एक और था, इसमें युद्ध हुआ था ना 1705 में। 1705 में हाँ हुआ था। अभी 1705 वाला घटना कहाँ लिखे हम लोग? 1757 से लिख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर है? गुजरात में। ये खेड़ा सत्याग्रह तो क्यों हुआ था? खेड़ा, खेड़ा को याद करिए कैसे, क्यों हुआ था? खेत बर्बाद हो गए थे और उनको टैक्स में चाहिए थी छूट, जो नहीं मिल रही थी। इसलिए गांधी जी आए, खेड़ा में आंदोलन किए और उनको क्या दी गई? छूट दी गई। आगे चलिए। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन किसने किया? गांधी जी ने। अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात का सबसे बड़ा जिला है ये। नहीं, सबसे विख्यात जिला है, सबसे चर्चित जिला है। पहले ये राजधानी भी था गुजरात का। ठीक है, अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल आंदोलन, इसमें ये आंदोलन हुआ बोनस के लिए। क्या होता था ना, हर साल प्लेग होता था, प्लेग आता था, एक बीमारी थी प्लेग। और प्लेग का
बोनस मिलता था। यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे सबको बोनस देती थी गवर्नमेंट कि तुमको बोनस देंगे। उस साल नहीं दिया तो इनको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि प्लेग आया नहीं तो कहे कि हम क्यों दें आपको, जब प्लेग आया नहीं तो बोनस क्यों दें। तो बोनस नहीं दे रहे थे, तो बोनस ना देने की वजह से गांधी जी को बुलाया गया, आंदोलन किए और बोनस दिलवाए। तो गांधी जी इस वक्त बड़ा चर्चा में आ गए थे कि जो भी चीज होता था गांधी जी बुलाओ, काम कराओ। ठीक है। आगे चलते हैं। सन 1918 रोलेट एक्ट भारत आया। 1918 रोलेट एक्ट को क्या कहा जाता था? काला कानून। क्यों कहा जाता था आपको पता है? आप लोग दो लोग बतिया रहे हो, दोस्त रोड पे खड़ा हुआ बता हाल चाल, शायद पार्टी हो जाए, ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक, तब तक पुलिस उठा ले जाए। चलो थाने में पार्टी करते हैं, चलो दो दो डंडे लाए हैं। तो ऐसा कानून हो तो कितना अच्छा रहेगा। देश विद्रोह वाला जो था ना, हाँ, देश विद्रोह काला कानून ऐसा आज भी भारत में होता है। अगर धारा 144 लग जाए तो आप ऐसे गुट में बात नहीं कर सकते, पुलिस उठाइए ले जाएगी आप लोग को। देखिए, कुछ भी करिएगा, कोई भी कांड कर लीजिएगा अपनी लाइफ में, कभी सोचिएगा मेरे ऊपर एनएसए ना लगे, जिसके बारे में कभी फिर चर्चा करेंगे। बस बता दे रहा हूँ हल्के फुल्के में एनएसए होता क्या होता है। एनएसए बाबू, इसका ये अगर लग गया ना, विधायक को जज तुमको छुड़ा नहीं सकता, कितना भी। हाँ? कहाँ छूटा है? बाहर तो आ गया नहीं आया है, पता कर लीजिए, नहीं आया है। अरे सर आया, अयोध्या में भी हुआ था। नहीं आया है, उसकी क्लिप दिखाइए मुझको, वो आया है नहीं। मनीष मनीष का एनएसए जिसके ऊपर लग जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आया और जमानत हुई होगी तो, या फिर हट गया, एनएसए हट गया। हटा नहीं होगा, हटता नहीं इतना जल्दी एनएसए। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का मतलब होता है कि आप देश पे खतरा हो, आपको फ्री छोड़ना मतलब देश को खतरे में डालना। हाँ, इंडिया में पकड़े गए थे, लेकिन वो क्या कह रहे थे ना कि वो बयान दे रहे थे गलत बयान देने का मतलब ये कि वो कह रहे थे कि बिहार के लोग अगर तमिलनाडु में जा रहे हैं तो तमिलनाडु के लोग उनको पीट रहे हैं। तो दो राज्यों की बात गलत बोली, जबकि वो गलत बात थी। तमिलनाडु के लोग, तमिलनाडु सरकार ने पूछा कौन वो दो व्यक्ति थे जिनको तमिलनाडु में पीटा गया बिहार के, तो पता चला ये न्यूज फेक है। और बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार दोनों मिलकर एनएसए लगा दिए, फेक न्यूज फैला रहे हैं आप, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी, तो दोनों गवर्नमेंटों को बदनाम करने के चक्कर में थे, दोनों गवर्नमेंट लगा दिया एनएसए। हाँ, अरे होंगे भाई का, चलो आगे चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। अब काला कानून के बारे में चर्चा करते हैं। ओए हीरो पर्दा छाप, यहाँ देखो 1918 में रोलेट एक्ट आया जिसका नाम था काला कानून, या फिर आपसे पूछेगा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? काला कानून, रोलेट एक्ट। ठीक, कब आया? 1918। अब एक घटना घटी सन 1919 में कि एक सत्यपाल थे, एक किचलू थे। किचलू नाम आपको इतना अटपटा नाम याद होगा, एक दो बार ले लेंगे तो याद हो जाएगा, किचलू। अब इन किचलू को और सत्यपाल को उठा लिया गया इसी नियम के तहत। अब भारत, हाँ 1919 में जब उठा लिया गया तो वहां के जो आसपास के नेतागण थे बड़े चिंतित हुए भाई कि यार अब तो इनको बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। तो अमृतसर एक शहर है आपका जहां स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर शहर में सभा बुलाई गई। अब अंग्रेजों ने अनाउंस किया था कि सभा नहीं करनी है। जैसे लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में पुलिस माइक लेकर घूमती थी, आज राइट साइड वाली दुकान खुलेगी और कल लेफ्ट साइड वाली दुकान खुलेगी और गांव वाली दुकान रोज खुलेगी, क्योंकि उसके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक है, वो सब रोज खोलते थे क्योंकि वहां तक न्यूज ही नहीं पहुंचती थी कौन सी साइड की खुलेगी कौन सी साइड की नहीं खुलेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी तरह अमृतसर का वो चित्र गांव में पड़ता था और वो अनाउंसमेंट को सुन नहीं पाए थे।
जब वो अनाउंसमेंट वो सुन नहीं पाए तो उन्होंने सभा बुला ली और सभा वहां हो रही थी। 1000 प्लस लोग वहां थे उस वक्त, 1000 प्लस लोग। और जनरल डायर टूर पे निकला था अपनी आर्मी लेके, देखूं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। और जैसे ही देखा उसने, अरे इनको देखो, मना किया फिर भी कर रहे हैं, बड़े मनबड़ है। अब उस वक्त की मैं आपको थोड़ा सा दृश्य समझा रहा हूं कैसा था। 2 रद्दे की दीवार है और ऊपर जाके 1 रद्दे की दीवार हो गई है, समझ रहे? ऐसे है, फिर ये 2 रद्दा है, फिर ऐसी दीवार। मैं वहां गया हूं, मैं देखा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं। 2 रद्दे की दीवार है और 2 रद्दे की दीवार पे ये लोग क्या हुआ कि अब खड़ा होने का पूरा जगह मिलता है, वो खड़े हो गए पूरा बंदूक लेकर। चारों तरफ से पूरी भरी हुई है, वो वहां आंदोलन हो रहा है, मतलब वहां भाषण हो रहा है और ये पूरा बंदूक लेकर खड़े हो गए और बोला कि 3 मिनट में पूरा का पूरा मैदान खाली हो जाना चाहिए, वरना कोई यहाँ जिंदा नहीं हो चाहिए। अगर आपको ये सीन देखना है तो एक मूवी है उधम सिंह, आपके YouTube पे भी फ्री मिल जाएगी, देखिए, बड़ी अच्छी मूवी, मैंने तो देखा। उसमें वो कुछ ऐसे सीन है जिसको आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ जलियांवाला बाग ऐसा हुआ। नायक कौन? हाँ नायक कौन? हाँ नायक कौन है? उधम सिंह, उधम सिंह नाम उसका। और अच्छा 3 मिनट की बात की जाए, अगर यहाँ 100 बच्चे हों तो 3 मिनट में ये पूरा ये यहाँ से खाली नहीं हो सकता। इतना ही बड़ा गेट रहा होगा लगभग, देखने पे तो इतना ही बड़ा लगता है, इतना ही बड़ा गेट था। 3 मिनट में 100 आदमी नहीं खाली हो सकते तो 1000 कैसे होंगे? और पूरा एक ही गेट था, पूरे मैदान में एक ही गेट और वहीं से खाली होना। जो नहीं हो पाया, 3 मिनट बाद गोलियां चलनी शुरू, चारों तरफ से गोली, चारों तरफ दीवार और हर तरफ से गोली। लगभग 20 मिनट तक लगातार गोली चली। क्या मंजर रहा होगा सोचिए। अगर कोई पटाखा फूटता है आज का, चटाई, अगर 1 मिनट में फूटता है ना तो लगता है 1 मिनट से फूट रहा है, आवाज कहाँ ना दबा लेते हैं। 20 मिनट तक लगातार गोली चली, कोई नहीं बचा भाई। जो बचा वो कुएं में कूद गया, कुआं पूरा लाश से भर गया। आज भी जाएंगे तो दीवारें ऐसी गोली लगी हुई पड़ी है, उसके ऊपर सीधा चढ़ा दिया गया। वो मंजर था, लड़का छोटा भाग रहा है, उसकी मम्मी ऐसे पकड़ रही है, सामने पीछे से गोली मारा, सब फट गया उसको। कोई दया नहीं दिखाई गई उसमें। और 1940 में इसके लिए जनरल डायर को अवार्ड दिया जा रहा था। वहां जाके भारत का एक बच्चा जो उस घटना को देखा था, उसका नाम था उधम सिंह, जाके गोली मारा 20 सवा में, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। भाई मूवी बनी है उधम सिंह, उस पे देखिएगा, मन करेगा। अरे वो कौन है कैटरीना कैफ से शादी किया है? विक्की कौशल, वो है। चले नया है क्या ये? हाँ नई मूवी भी पुरानी? अरे नहीं है भाई, अरे विक्की कौशल नया नया तो पुरानी पिक्चर कैसे बना देगा? अभी यार समय में पीछे थोड़ी याद होता है। आ गया चले आगे चले, बात समझ आ रही है इतिहास की? जब तक इतिहास इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा याद नहीं होगा। इतिहास इंटरेस्टिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बोरिंग नहीं है। इतना ही लोग, कुछ लोग इसको बोरिंग बना देते हैं, लेकिन ये बोरिंग है नहीं। बस सन याद रखिए, कहानी समझते चलिए, सब एक दूसरे से कनेक्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया क्या क्या बताया आपको? खिचड़ू को उठा लिया। हाँ, किचलू को उठा लिया। ठीक है, खिचड़ू सत्यपाल और किचलू। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन थी बैसाखी का त्योहार। बैसाखी, ये लोग एक फसल का एक त्योहार मनाते हैं, फसल कटाई का एक त्योहार मनाते हैं, बैसाखी। तो उस दिन की घटना पे एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी है, खुशवंत सिंह नाम है, कभी कभी पूछा जाता है। खुशवंत सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, खूनी बैसाखी, नाम लिख लीजिएगा उसका। खुशवंत सिंह की एक पुस्तक है जिसका नाम है खूनी बैसाखी। बैसाखी 1919 में ही आया
लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार सन 1919 में आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार, जैसे मॉर्लेमेंटो सुधार आया था ना, मॉर्लेमेंटो सुधार सन 1909, 10 साल बाद फिर आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आ गया ठीक, आगे चलते हैं। चलिए सन 1920, सन 1919 में एक और घटना लीजिए तो खिलाफत आंदोलन। सन 1919 में खिलाफत आंदोलन। अच्छा, अंग्रेज मुस्लिम लीग वाले कांग्रेस से क्यों मिले, ये समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? बताता हूँ। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। अब विश्व युद्ध हो रहा था सन 1914 में, तो जहां जहां मुस्लिम कंट्री थी अंग्रेज खूब अटैक कर रहे थे, और जो भी मुस्लिम शासक मिल रहा था उसको मार रहे थे, और मार के उनका देश हड़प ले रहे थे, कब्जा कर रहे थे, जिसकी वजह से मुसलमानों में बहुत अंग्रेजों के प्रति बहुत हीन भावना आ गई। ये तो हमारे ही भाइयों को मार रहे हैं, अब हम अपना बचाव कैसे करें? तो क्या बचाव करने का तो एक ही तरीका है, इनसे लड़ने का बस एक ही लोग हैं जो लड़ सकते हैं, वो है हिंदुस्तानी जो इनका विरोध कर रहे हैं। तो भारत के मुसलमान भारत के कांग्रेस से मिल गए सन 1916 में, जिसको कहा जाता है मुस्लिम लीग कांग्रेस का मिलाप। कौन अध्यक्ष था उस वक्त कांग्रेस का? अंबिकाचरण मजूमदार। जब कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, एक घटना मैं छोड़ रहा था, आपके दिल्ली में एक इंडिया गेट है ना? देखें इंडिया गेट, कितने लोग देखें इंडिया गेट? आप देखें? इंडिया गेट इसलिए बनाया गया है कि सन 1914 में जितने लोगों को मारा गया था प्रथम विश्व युद्ध में, उतने लोगों का नाम वहां अंकित है, लिखा हुआ है। किस समय मारा गया था? सन 1914 वर्ल्ड वार फर्स्ट विश्व युद्ध। सन 1914 प्रथम विश्व युद्ध में जितने लोगों का नाम, जितने लोगों को मारा गया है, जितने लोग भारत की तरफ से मरे भारतीय लोग, उनका नाम इंडिया गेट पे लिखा हुआ है। इंडिया गेट बना कब था? इंडिया गेट बना है आपका आजादी के बाद। ये पूछी रख दी। अभी तक तो नहीं पूछा गया, अगर मुझे पता चलता है तो बता दो, ठीक? चलिए आगे चले। सन 1920 अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। ये मैंने आपको बताया था ना, 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान द्वारा, उसी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में किसने किया? गांधी जी ने। अच्छा, खिलाफत आंदोलन बता रहा था, छोड़ दिया। अच्छा, जितना दोनों है सब वही की गांधी जी की है। हाँ, आंदोलन हो गया। 1919 में घटना घटी थी खिलाफत आंदोलन की, इसकी बात करते हैं। एक देश था जिसका नाम था तुर्की। तुर्की आज भी इसको मरीज कहा जाता है, यूरोप का। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसको यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप एक महाद्वीप है, उसका जो देश है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मरीज कहते हैं यूरोप का। अच्छी बात करते हैं। इसका एक ऑटोमन साम्राज्य था, इसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहां मुसलमानों के जो धर्म गुरु होते हैं उनका नाम होता है खलीफा। जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। खलीफा को मारकर उनके राज्य को छोटा कर दिया गया और उनके अनुयायियों को दे दिया गया, मतलब जो उनके आने वाली वंशज थी उनको दे दिया गया। खलीफा से युद्ध हुआ और उनके पूरे राज्यों को हड़प लिया गया अंग्रेजों द्वारा, और जो छोटा पार्ट दे दिया गया उनके अनुयायियों को, मतलब उनके वंशजों को। ठीक, तो इस बात से पूरे विश्व के मुसलमान बहुत नाखुश हुए। तो भारत के भी हुए होंगे, तो भारत के हुए, तो भारत के जो मुसलमान उनसे नाखुश हुए, उन्होंने खिलाफत आंदोलन किया। और खिलाफत आंदोलन करने वाले दो व्यक्तियों का नाम आता है जो उसके लीडर थे, अली बंधु। अली बंधुओं में दो नाम, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों नाम याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन कौन था खिलाफत आंदोलन में? कौन कौन था? शौकत अली, मोहम्मद अली।
और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली। कोई दिक्कत? नो। ईरान में सर कौन था? हाँ ईरान में ईरान में मतलब गुरु तुर्की में, हाँ तुर्की में हुआ था। हाँ तुर्की में मतलब तुर्की में भी खलीफा रहते थे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए बस करें। कितना टाइम हो रहा है? अरे 3:26 हो रहा है। मैं कितने बजे आया था? कुछ मैं पढ़ाने लगा तो